वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अप्रैल महीने के इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच की तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वात्सल्य के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन तैयार करी है। मिशन वात्सल्य स्कीम के लिए स्टेट्स और यूटी से कहा गया है कि आप अपने सजेशंस दीजिए इस स्कीम के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ये उद्देश्य है कि बच्चों और महिलाओं को इंटीग्रेटेड बेनिफिट मिले। मिशन वात्सल्य के तहत जोड़कर उन्हें फायदा पहुंचाया जाए। क्या ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का? इस मिशन का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यह है कि बच्चों को, लगभग हर बच्चे को भारत में हैप्पी और हेल्दी चाइल्डहुड मिले, वो खुश रहे और स्वस्थ रहे। इसके लिए उन्हें सेंसिटिव, सपोर्टिव और सिंक्रोनाइज्ड इकोसिस्टम दिया जाएगा। एक ऐसा माहौल जहां पर बच्चा अपना पूर्ण विकास कर सके। मदद दी जाएगी स्टेट्स को और यूटीज को कि वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 को अच्छे से इंप्लीमेंट करें, जहां पर बच्चों के जुवेनाइल स्टेज में उनके डेवलपमेंट के प्रावधान किए गए हैं। फर्दर जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी पूरा करने में ये स्कीम मददगार साबित होगी। इस स्कीम के क्या हैं कंपोनेंट्स? इसके तहत बनाई जाएंगी कुछ स्टैच्यूटरी बॉडीज जो इस दिशा में काम करेंगी। सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल केयर या सर्विसेज की बात की जाएगी। नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बेस्ड केयर सर्विसेज कैसे दी जाए, कम्युनिटी कैसे इन्वॉल्व हो, इसके भी प्रावधान किए जाएंगे। और इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज की बात भी की जाएगी। अगर कोई बच्चा नीड में है तो 1098 का इस्तेमाल करके उसकी कैसे मदद की जाए। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी ये एक ड्राफ्ट है, तो सजेशंस मिलने के बाद ये फाइनल शेप लेगा, तब इन सब बातों का महत्व ज्यादा होगा। मिशन का की फीचर ये है कि यहां पे सरकार का प्लान है कि वो प्राइवेट और वॉलंटियर ग्रुप्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे ऐसे बच्चों को लेकर जिन्हें या तो छोड़ दिया गया है या फिर वो मिसिंग है, कि उन्हें कैसे मदद दी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल यूजीसी के डुअल डिग्री प्रोग्राम के बारे में है। यूजीसी ने अभी हाल ही में गाइडलाइंस को जारी करके 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स को अलाउ कर दिया है एक साथ, या तो एक ही इंस्टीट्यूशन से या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, गिवन दैट क्लासेस का टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने भी तो ग्रेजुएशन वगैरह कुछ कर लिया होगा ना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में भी कभी ना कभी ये ख्याल आया होगा कि काश मैं ये जो डिग्री का कोर्स कर रही हूँ इसके अलावा दूसरा भी कर पाता। अगर आपने बीटेक किया तो हम उसके साथ कोई ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट पढ़ पाते, या फिर बीएससी कर रहे हैं तो बीए साथ में कर पाते, या मेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं तो कुछ और कर पाते। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था ना, क्योंकि यूजीसी इसको अलाउ ही नहीं करता था। वो डिग्री इलीगल हो जाती या फ्रॉड हो जाती। अब देखिए, अगर 2 डिग्री एक साथ ले पाते हैं तो कई सारे फायदे होते हैं। सपोज करिए कि आपने बीटेक किया हुआ है, पैरेलली अगर आपने कोई ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट भी पढ़ा होता, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, तो आपके यहाँ यूपीएससी में काम आ जाता। मान लीजिए किसी ने ह्यूमैनिटीज़ का प्रोग्राम किया हुआ है और साथ में उसने कोई टेक्निकल डिग्री भी ली होती, तो ह्यूमैनिटीज़ के प्रोग्राम में अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर उससे एसोसिएटेड जॉब नहीं मिल रही है तो उनके पास एक टेक्निकल डिग्री भी होती जॉब लेने के लिए, तो जॉब की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती। अब ये अलाउड है, 2 फिजिकल डिग्रीज ली जा सकती हैं। इससे स्टूडेंट्स में डाइवर्स स्किल्स आ जाएंगी और वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।
ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी कॉन्सोनेंस रखता है, जिससे हम इंटर डिसिप्लिनरी सेपरेशंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चा एक साथ बीए बीएससी क्यों नहीं पढ़ सकता? पढ़े। डुअल डिग्री प्रोग्राम जो है वो फिजिकल डिग्री, ऑनलाइन डिग्री या डिप्लोमा डिग्री को एक साथ अलाउ करता है। पीएचडी प्रोग्राम में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, इसका बेनिफिट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लिया जा सकता, मतलब कोई पहले से 2 डिग्री ले रहा है जबकि अलाउड नहीं था तो वो तो इलीगल ही रहेगा या फिर उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। गिवन दैट शेड्यूल क्लासेस का क्लैश नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर रहा है, सिमिलरली वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहता है संस्कृत में, वो कर सकता है एक साथ में, गिवन दैट कि उसकी आईआईटी की क्लासेस मॉर्निंग में और जो उसकी बीए की क्लासेस हैं वो इवनिंग में हो, तो कोई समस्या वाली बात होगी नहीं। यूजीसी को स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे 1956 के यूजीसी एक्ट के तहत बनाया गया। ये कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस रखते हैं हायर एजुकेशन का। यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको फंड्स वगैरह भी देते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एक ई खेल पाठशाला के बारे में है। अभी हाल ही में ये जो पाठशाला का इनॉग्रेशन था वो खत्म हुआ, तो उसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने कंप्लीट किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि जो साई है वो इस प्रोग्राम को कॉन्सेप्चुलाइज करता है और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, खेलो इंडिया और फिट इंडिया के साथ मिलकर। यहां पर देखिए बेसिक ये है कि ग्रास रूट लेवल पे जो खेल की कॉम्पिटेंसी है उसे बढ़ाया जाए। फिजिकल एजुकेशन वगैरह को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए अच्छे टीचर और कोच, तो सबसे पहले तो हमें उन्हें ट्रेन करना होगा। तो ई खेल पाठशाला उन टीचर्स को या कोच को ट्रेन करता है ताकि वो अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, जो भी कोर्सेस हैं, करिकुलम है स्पोर्ट्स का उसमें। इस प्रोग्राम के तहत प्रोफेशनल डिजाइन करिकुलम तैयार किया जाता है नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन और जो एमिनेंट कोचेस हैं, एथलीट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके संज्ञान में। ऑनलाइन स्पोर्ट लर्निंग प्रोग्राम भी तैयार किया गया है ताकि हम स्पोर्ट्स को और बेहतर तरीके से इवॉल्व करवा पाएं इंडिया में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हुनर हाट के बारे में है। हुनर हाट को भी हाल ही में मुंबई में इनॉग्रेट किया गया, जहां पे 31 स्टेट्स एंड यूटीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उस्ताद इनिशिएटिव के तहत हुनर हाट को ऑर्गेनाइज करता है। हाट का मतलब होता है बाजार, हुनर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई कारीगरी करने की क्षमता है, हुनर है। उस्ताद का फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम। ये स्कीम तो ऐड कर दिया गया, मतलब यहाँ पे मामला आर्ट एंड क्राफ्ट का है जो काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं। इसमें मौका दिया जाता है सभी लोगों को जो ऐसे क्राफ्ट बनाते हैं कि उसे एग्जिबिट कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें, बेच सकें, कुल मिलाकर उन्हें एक मार्केट मिले। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके लिए तैयार होती है और वो अपना सामान डिस्प्ले कर पाते हैं। हुनर हाट काफ़ी फायदेमंद होता है आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्समैन के लिए। यहाँ पर हुनर हाट के लिए उस्ताद स्कीम की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया था। 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी। इसके बेसिस पे जो रिच हेरिटेज है ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट की, हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं जो माइनॉरिटीज से बिलोंग करती है। 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं: कैपेसिटी बिल्ड करना, अपग्रेड करना ट्रेडिशनल स्किल को, डॉक्यूमेंट करना जो भी ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट है ताकि वो खत्म ना हो जाए, माइनॉरिटी यंगस्टर्स को ट्रेन करना कि वो इसमें इन्वॉल्व हो, फर्दर नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट लिंकेजेस उनको प्रोवाइड करवाना ताकि वो जो कुछ भी बना रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ स्टार रेटिंग के बारे में है। फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये बोला कि अब वो एक ऑप्ट कर रहे हैं मॉडल जहां पर कोई भी पैकेज्ड मटेरियल होगा, फूड आइटम होगा, उसके फ्रंट पे स्टार्स दिए जाएंगे, ऐसे स्टार्स, हेल्थ स्टार रेटिंग 0.5 से ये स्टार 5 तक होंगे, जिससे पता चलेगा कि वो जो आइटम है खाने वाला वो कितना हेल्दी है। लेकिन जो कई सारी स्टेक होल्डर्स या पार्टीज हैं वो कहते हैं कि इससे जो बायर बिहेवियर है वो बदलेगा नहीं, क्योंकि जो फसाई ये कर रहा है वो एविडेंस बेस्ड नहीं है, वो सच में ये पता कर नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली में वो आइटम हेल्दी है या नहीं। फरवरी 2022 में फसाई ने ये कहा कि हम हेल्थ स्टार रेटिंग का सिस्टम अपनाएंगे। शुरू में तो ये वॉलंटरी होगा, यहाँ पे वही स्टार्स के नंबर्स दिए जाएंगे बेसिस पे कि उस आइटम में साल्ट, शुगर या फैट का कंटेंट कितना है। रेटिंग 1.5 से 5 के बीच में होगी। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स इसके बाहर रखे जाएंगे। 2023 से तो ये वॉलंटरी होगा 4 सालों के लिए, लेकिन 4 सालों के बाद इसे कंपलसरी बना दिया जाएगा। यूके, चिली, मैक्सिको, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसको काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। चिल्ड्रन इन स्ट्रेस सिचुएशन, ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्ट किया है उन स्टेट्स एंड यूटीज को जिनके पास अभी भी इस संबंध में कोई भी पॉलिसीज नहीं है। उनसे कहा गया है कि आप ऐसे बच्चों को रिहेबिलिटेट करने के प्रावधान करें जो CISS हैं, यानी कि चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन है, और उन्हें इंप्रूव करने के प्रयास किए जाएं। ये प्रिपेयर किया जाता है चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। इसके संबंध में जो भी फ्रेमवर्क तैयार होते हैं इन्हें NCPCR तैयार करता है, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट, जहां पे वो सेव द चिल्ड्रन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ कोलैबोरेट भी करते हैं। इसके माध्यम से हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों के वेलफेयर को इंश्योर करें जो सड़कों पर घूमते हैं या फिर अपनी फैमिलीज के साथ भी मजबूर हैं सड़कों पर रहने को लेकर।
3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ऐसे बच्चों का जो स्ट्रीट सिचुएशन में है। पहली कैटेगरी में ऐसे बच्चे आते हैं जो कि सड़कों पर ही रहते हैं, ऑल अलोन। उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, उनके माता पिता नहीं है, दे पॉसिबली कैन बी ऑर्फन, वो अनाथ हो सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में ऐसे बच्चे आते हैं जो पूरे दिन सड़कों पे घूमते रहते हैं, खाने के लिए कुछ पैसे मांगते हैं लोगों से या फिर खाना मांगते हैं, और शाम को या रात में वो अपने उन घरों में वापस लौट जाते हैं जो स्लम्स में होते हैं। और तीसरी कैटेगरी में ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी पूरी की पूरी फैमिली ही सड़कों पे रहती है, उनका परिवार भी सड़कों पे रहता है, वो बच्चे भी सड़कों पे रहते हैं। इन तीनों ही कैटेगरी के लोगों को वेलफेयर की नीड होती है और यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है, प्रॉपर पॉलिसीज चाहिए होती हैं। गाइडलाइंस ये है कि हमें बच्चों को फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, क्योंकि फैमिली फर्स्ट रिजॉर्ट होती है जहां पे बच्चा अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पाता है। कोशिश की जाए कि उन्हें उस प्रकार की फैसिलिटीज दी जाए। सोशल प्रोटेक्शन जो चिल्ड्रन के लिए है वो भी जरूरी है अगर उनके पास परिवार नहीं है तो। फर्दर इंडिविजुअल केयर प्लान भी होना चाहिए स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, ताकि वेरियस स्कीम उन तक पहुंचे और वो अच्छी कंडीशन में आ सकें। अगला आर्टिकल हमारा डील करता है वुमेन्स रिजर्वेशन से। लगभग 25 साल हो चुके हैं जब हमने पहली बार अटेम्प्ट किया था वुमेन्स को रिजर्वेशन देने का लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। अब इस चीज़ को लगभग 25 साल होने के बावजूद भी आज तक हम इस बिल को पास नहीं कर पाए हैं। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। अब वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी जो आया है इसकी ज़रूरत क्यों है? देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये भी ऐसी कंट्रीज़ हैं, वैसे तो हमसे पीछे हैं, बट वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन में पार्लियामेंट में ये हमसे कहीं आगे हैं। अब कंट्रीज़ देखिए, रवांडा, क्यूबा, यूनाइटेड अरब, ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं और इवन कुछ तो मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं जो हमसे आगे आती हैं। ऑलमोस्ट 193 नेशंस जो भी मेंबर हैं आपके यूएन के, उनमें से 148 नंबर पे हम आते हैं जब हम बात करते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की पार्लियामेंट के अंदर। तो ये नंबर काफ़ी अच्छा नहीं है हमारे लिए। इवन जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है 2021 की, उसमें भी हमारी रैंकिंग जो है वो घटती जा रही है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स में हमारी जो रैंक परसेंटेज है डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि 2019 में जो वुमेन मिनिस्टर्स थी उनकी संख्या थी 23.1%, अब ये घट के महज 9.1% रह गई है। अब क्योंकि इंडिया की पेट्रियार्कल सोसाइटी का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है जहाँ पर ज़्यादातर आपके जितने भी इंस्टीट्यूट देखने को मिलते हैं वहाँ पर आपको डोमिनेंस देखने को मिलती है मेल कैंडिडेट्स की, और यही कारण है जिसकी वजह से इंडिया में जेंडर गैप और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो लिमिटेड होके रह गई है। तो अभी हाल फिलहाल में हमें ज़रूरत है कि हम वुमेन्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड करके उन्हें एटलीस्ट 33% कोटा दें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। साथ के साथ ये जो सीट्स होंगी ये रोटेशनल बेसिस पे होंगी और ये रिजर्वेशन महज 15 साल के लिए होनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि इसके बाद वुमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़ गया है तो उसके बाद हम इस रिजर्वेशन को रोक सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान हैं जिनके थ्रू हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं? तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये आपका एम्पावर करता है कि हम कुछ ऐसे प्रोविजंस बना सकते हैं, स्पेशल प्रोविजंस, जो वुमेन्स और चाइल्ड के लिए बेनिफिशियल हो। साथ के साथ आपका जो आर्टिकल 325 है ये भी कहीं ना कहीं इक्वल राइट की गारंटी देता है सभी सेक्सेस को, चाहे वो वुमेन्स हो, ट्रांसजेंडर्स हो, मेन हो। और यहाँ पर बेसिस कुछ भी हो सकता है आपका इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इन सभी फुटिंग्स पे मेंस और वुमेन की इक्वालिटी होनी चाहिए। अब देखिए, वैसे तो यहाँ पर सिर्फ मेन एंड वुमेन ही लिखा है, बट एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर्स को भी आप इंक्लूड कीजिए, बिकॉज उनकी भी रिप्रेजेंटेशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके अलावा आप एक प्रावधान और भी याद रख सकते हैं, 1993 में कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये कन्वेंशन साइन किया था इंडिया ने, रेटिफाई किया था 1993 में, और ये कहता है कि हमें कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, चाहे वो लेजिस्लेशन हो चाहे कैसे भी, जहाँ पर हम ये इंश्योर कर सके कि वुमेन्स के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ हो या पब्लिक लाइफ हो उनकी। साथ के साथ एक और चीज़ याद रखना, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995, इसमें भी हमने ये अफर्मेशन दी थी कि हम वुमेन्स को पॉलिटिकल स्फेयर में कहीं ना कहीं
इनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करेंगे ताकि हम ओवरऑल अपना गोल अचीव कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अगला आर्टिकल हमारा डील करता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2019। अब ये रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर एक ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। अब वैसे तो हमारा ऑफिशियल सोर्स जो डेमोग्राफिक डाटा का है वो है सेंसस, लेकिन इसके अलावा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी एक सोर्स है जिसके थ्रू आप डेमोग्राफिक डाटा को जान सकते हैं। अब यहाँ पर डेमोग्राफिक डाटा में आपको IMR, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सभी के बारे में बताया जाता है। अब थोड़ा थोड़ा इन सभी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, कितने बच्चे पर 1000 लिविंग पैदा हुए हैं, हम इनको इसमें काउंट करते हैं। हाल फिलहाल में नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें 2019 की, तो ये था 19.7, और जहाँ पर मैक्सिमम आपको बिहार के केस में देखने को मिलता था और मिनिमम ये बर्थ रेट आपको केरला के केस में देखने को मिलता था। अगर ओवरऑल की बात करें तो 2014 से लेके 19 तक में हमारा 1.3 पॉइंट से ये डिक्रीज हुआ है क्रूड बर्थ रेट। अब अगर क्रूड डेथ रेट की बात करें तो यहाँ पर हम डेथ को काउंट करते हैं पर 1000, जहाँ पर मैक्सिमम ये देखने को मिली है आपको छत्तीसगढ़ के केस में और मिनिमम ये देखने को मिली है आपको दिल्ली के केस में। अभी हाल फिलहाल में इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है 0.7% का, यानी 0.7 पॉइंट का। अगला इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मान लीजिए 1000 बच्चे जो पैदा हुए थे, इनमें से कितने बच्चे 1 साल कंप्लीट कर पाते हैं, इन्हें यहाँ पर काउंट किया जाता है। अब इसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है 2 पॉइंट का। पहले ये 32 हुआ करता था, बट 2019 में ये 30 के अराउंड है। अभी मैक्सिमम आपको मध्य प्रदेश के केस में देखने को मिलता है और मिनिमम केरला के केस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, मतलब जितने भी लिविंग बर्थ हुए थे 1 साल के अंदर, उनमें से कितने 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाए। अब इसमें भी ओवरऑल 1 पॉइंट का हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर बात की जाए सेक्स रेशियो की, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि कितने गर्ल चाइल्ड हैं आपके पर 1000 मेल्स पे, तो यहाँ पर इसमें भी कुछ सुधार देखने को मिला है 5 पॉइंट के आसपास, और केरला में ये हाईएस्ट देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड में ये लोवेस्ट। टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बात की जाए तो अब ये लगभग 2.1% के आसपास आ चुका है, जो कि रिप्लेसमेंट रेट के इक्वल है। ऑल्दो बिहार आपकी एक ऐसी स्टेट है जहां पर आपको अभी भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 3.1 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन सभी में आपका जो रिप्लेसमेंट रेट है या टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 1.5 से नीचे है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।